आज हम बात करेंगे व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 के पाठ 6 व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता के अभ्यास प्रश्नों पर। आइए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है? यह कानूनी उत्तरदायित्व से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, इस प्रश्न में सामाजिक उत्तरदायित्व और कानूनी उत्तरदायित्व में अंतर पूछा गया है, भिन्नता पूछी गई है। देखते हैं, व्यवसाय में उन नीतियों का अनुसरण करना, उन निर्णयों को लेना, उन कार्यों को करना जो समाज के लक्ष्यों व मूल्यों की दृष्टि से वांछनीय हो, जरूरी हो, ऐसे निर्णय लेना, ऐसे कार्य करना। दूसरे शब्दों में व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य समाज की आकांक्षाओं, इच्छाओं को समझना एवं मान्यताएं देना, इसकी सफलता के लिए योगदान देने का निश्चय करना, साथ ही अपने लाभ कमाने के हित को ध्यान में रखना है। समाज की आकांक्षाओं, इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करते करते अपने लाभ कमाने के हित को भी ध्यान में रखना सामाजिक उत्तरदायित्व है। सामाजिक उत्तरदायित्व तथा कानूनी उत्तरदायित्व में भिन्नता। एक व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व उसके कानूनी उत्तरदायित्व से अधिक विस्तृत होते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्वों को केवल कानून का पालन करके ही पूरा नहीं किया जा सकता, जबकि कानूनी उत्तरदायित्वों को कानून का पालन करके पूरा किया जा सकता है। देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से भी पूरे किए जाते हैं, स्वेच्छा से भी पूरे किए जाते हैं, जबकि कानूनी उत्तरदायित्व केवल कानून की पालना करके ही पूरे किए जाते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व में व्यवसायी समाज के हितार्थ स्वेच्छा से कार्य करते हैं, जबकि कानूनी उत्तरदायी में व्यवसायी स्वेच्छा से कार्य नहीं करके संविधान व कानून से बाध्य होकर कार्य करते हैं, संविधान और कानून के कारण कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण क्या है? वातावरण प्रदूषण क्या है? देखते हैं इसका उत्तर। वातावरण या पर्यावरण के अंतर्गत मनुष्य के आसपास प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों वातावरण को ही सम्मिलित किया जाता है। यह वातावरण प्राकृतिक संसाधनों में भी है और जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है। इन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन भी कहा जा सकता है, जिसमें भूमि, जल, हवा, वनस्पति तथा कच्चा माल इत्यादि सम्मिलित है। मानव निर्मित संसाधन सांस्कृतिक विरासत जो हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे लिए छोड़ी गई है, सामाजिक आर्थिक संस्थान व मनुष्य इत्यादि सम्मिलित हैं। वातावरण प्रदूषण का अर्थ देखिए बच्चों, वातावरण प्रदूषण क्या होता है? वातावरण में मौजूद किन्हीं भौतिक, रासायनिक व जैविक तत्वों की अधिकता हो जाना या किन्हीं तत्वों की कमी हो जाना वायु प्रदूषण को जन्म देते हैं। वायु प्रदूषण वह होता है जिससे रासायनिक व जैविक लक्षणों द्वारा हवा, भूमि तथा जल में परिवर्तन आता है। प्रदूषण मानव जीवन के लिए हानिकारक तथा अन्य जीवों को नष्ट करने वाला होता है। हानिकारक व नष्ट करने वाला होता है। यह जीवन स्तर को गिराता है, सांस्कृतिक विरासतों को भी हानि पहुंचाता है। हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत, इनको भी यह हानि पहुंचाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, व्यावसायिक नैतिकता क्या है? व्यावसायिक नैतिकता के आधारभूत तत्वों को बतलाइए। आइए देखें, व्यावसायिक नैतिकता का प्रत्यक्ष संबंध व्यावसायिक उद्देश्य, चलन तथा तकनीक से है, जो समाज के साथ साथ चलन में रहते हैं। इस दृष्टि से एक व्यावसायिक इकाई को चाहिए कि वह सही मूल्य वसूल करे, सही तोल कर दे, ग्राहकों से सद्भावनापूर्ण व्यवहार करे। वस्तुतः नैतिकता में मानवीय कार्यों का यह निश्चित करने के लिए आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है कि वे सत्य व न्याय दो महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर सही है या गलत है। वो सही है या गलत है। जैसे मिलावट करना सही है या गलत है बच्चों? गलत है। कम मूल्य पर अच्छी क्वालिटी की वस्तु देना सही है या गलत है? सही है। तो इस प्रकार सही और गलत का चयन करना इसके अंतर्गत आता है। व्यावसायिक नैतिकता के आधारभूत तत्व: उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता, सामान्य संहिता का प्रकाशन, सामान्य नैतिक कोडों का प्रकाशन, अनुपालन तंत्र की स्थापना, प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित करना,
नैतिक नियम बनाते समय हर स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित करना, परिणामों का मापन करना और प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करना इसमें सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, संक्षेप में समझाइए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण। वायु प्रदूषण वह है जब बहुत से तत्व मिलकर वायु की गुणवत्ता को कम कर देते हैं, वायु की क्वालिटी को गिरा देते हैं। मोटर वाहनों द्वारा छोड़ा गया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कारखानों से निकला हुआ धुआं वायु प्रदूषण फैलाता है। दूसरा है जल प्रदूषण। पानी मुख्यतः रसायन व कचरा के ढलाव से प्रदूषित हो जाता है। पानी में जब रासायनिक पदार्थ और कचरा डलता है तो वह उससे प्रदूषित हो जाता है। वर्षों से व्यवसायों व कारखानों एवं शहरों का कूड़ा करकट नदियों व झीलों में बिना इसके परिणामों की परवाह किए फेंका जाता रहा है। इससे भी जल प्रदूषित हुआ है, पानी इससे भी बहुत प्रदूषित हुआ है। जल प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अगर हमने जल प्रदूषण नहीं रोका तो आने वाले समय में इसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। बच्चों देखिए, तीसरा है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण का कारण कचरे को भूमि के अंदर दबा देने से है। जिस प्रकार पानी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ डालने से पानी अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार जमीन पर अपशिष्ट पदार्थ डालने से, दबा देने से वह भी दूषित हो जाती है। इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता, गुणवत्ता में कमी आती है। इस प्रकार का प्रदूषण भी मानव जाति के लिए काफी नुकसानदायक हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के मुख्य क्षेत्र क्या हैं? कौन कौन से सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रमुख क्षेत्र हैं, इसमें पूछा गया है। आइए देखें। पहला है आर्थिक उत्तरदायित्व। व्यवसायिक संस्था चूंकि एक आर्थिक इकाई है, अतः इसका सबसे पहला उत्तरदायित्व उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं का समाज को उपलब्ध कराकर तथा लाभ पर विक्रय सुलभ कराना है, जिसकी समाज को आवश्यकता है। उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाओं का समाज को उपलब्ध कराना और लाभ प्राप्त करते हुए उनका विक्रय करना, इसका क्या है? आर्थिक उत्तरदायित्व हो जाता है व्यवसाय का। अगला देखते हैं कानूनी उत्तरदायित्व। प्रत्येक व्यवसाय का यह भी सामाजिक उत्तरदायित्व है कि वह देश में बनाए हुए सभी कानूनों का पालन करे, क्योंकि ये कानून समाज के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। कानून का पालन करने वाला उपक्रम सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने वाला माना जाता है। अगला उत्तरदायित्व है नैतिक उत्तरदायित्व। एक व्यवसाय का नैतिक उत्तरदायित्व, नैतिक उत्तरदायित्व में वह व्यवहार सम्मिलित है जिसकी समाज को व्यवसाय से अपेक्षा होती है, जैसे किसी वस्तु का या उत्पाद का विज्ञापन करते समय धार्मिक भावनाओं का आदर किया जाना। यह एक व्यवसाय का नैतिक उत्तरदायित्व है कि वह धार्मिक भावनाओं का आदर करे। विवेकशील उत्तरदायित्व, यह पूर्ण रूप से स्वैच्छिक एवं बाध्यपूर्ण उत्तरदायित्व है जिसे व्यवसाय अपनाते हैं, स्वेच्छा पर निर्भर करता है तथा जनता की मांग पर यह बाध्यपूर्ण भी हो जाता है। जैसे शिक्षण संस्थाओं के लिए दान देना अथवा बाढ़ या भूकंप पीड़ितों की सहायता करना, यह विवेकशील उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है। कोरोना काल हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, समाज अपेक्षा रखता है और यह अपेक्षा ही व्यवसाय के लिए बाध्यपूर्ण हो जाती है, और ऐसी स्थिति में समाज के हित के कार्य करना यह उसका स्वैच्छिक दायित्व भी बन जाता है। अतः यह विवेकशील उत्तरदायित्व में आते हैं कि वह स्वैच्छिक और बाध्यपूर्ण दोनों हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित करें। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? CSR क्या है, इसमें पूछा गया है। आइए देखें। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का अभिप्राय समाज कल्याण कार्यों में कंपनियों की भूमिका से है, जो निरंतर विकास की कार्यसूची तथा आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति व पर्यावरण संरक्षण की संतुलित धारणा को अपरिहार्य बनाकर निभा सकती है। यह कंपनियों की उस भूमिका की ओर हमें बताता है जिसमें वह आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण की संतुलित धारणा को अपनाकर निरंतर विकास करे, समाज को आगे
लेके जाए। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की कोई सार्वभौमिक स्वीकृत परिभाषा नहीं है। वर्तमान में प्रत्येक परिभाषा व्यवसायों के समाज पर प्रभाव तथा उनसे समाज की अपेक्षाओं को आधार बताती है। देखिए, व्यवसाय संचालित होते हैं तो समाज पर कई प्रभाव पड़ते हैं। ये प्रभाव समाज पर जब पड़ते हैं तो समाज व्यवसायों से कुछ अपेक्षाएं रखने लगता है कि वह इन प्रभावों को कम करने के उपाय करेगा। तो ये इन अपेक्षाओं और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का एक अध्ययन निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है। कंपनी अधिनियम 2013 में यह उल्लेख है कि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर 1000 करोड़ रुपया या अधिक, शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपया या अधिक है, शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपया या अधिक है। देखिए, इन तीनों में से जो कंपनी किसी एक शर्त को पूरा कर लेती है उस पर CSR के नियम प्रभावी हो जाते हैं। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा कंपनी की आर्थिक, पर्यावरणीय व सामाजिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करती है तथा साथ ही अंशधारकों व हितधारकों की अपेक्षाओं का पता लगाती है और उन्हें पूरा करती है। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन के साथ साथ अंशधारकों और हितधारकों की अपेक्षाओं का पता लगाकर उनको पूरा करना भी सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत समाहित होता है। आगे देखते हैं, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जिनके उत्तर बहुत बड़े लिखे जाते हैं। हम यहाँ पर इनको किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। देखिए, कुछ विद्वानों ने सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क दिए हैं और कुछ ने इसकी कमियां गिनाते हुए इसके विपक्ष में तर्क दिए हैं। आइए देखते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क। अस्तित्व एवं विकास के लिए व्यवसाय का अस्तित्व वस्तुओं एवं सेवाओं के मानव जाति की संतुष्टि के लिए उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है। यथार्थ में व्यवसाय की उन्नति एवं विकास तभी संभव है जबकि समाज को वस्तुएं एवं सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध होती रहे। देखिए, वस्तुएं और सेवाएं नियमित रूप से अगर समाज को उपलब्ध हो रही है तो वह व्यवसाय की उन्नति और विकास के लिए जरूरी हो जाता है। अतः एक व्यावसायिक संस्था द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा ही उसके अस्तित्व एवं विकास के लिए औचित्य प्रदान करती है। यह व्यवसाय की उन्नति और विकास के लिए जरूरी है कि वह वस्तुओं को समय पर नियमित रूप से समाज को उपलब्ध कराता रहे। अगला बिंदु देखते हैं बच्चों, फर्म का दीर्घकालीन हित। व्यवसायिक फर्म या संस्था तभी अधिकतम लाभ कमा सकती है जबकि उसका सर्वप्रथम लक्ष्य समाज की सेवा करना हो। यदि समाज की सेवा करना उसका लक्ष्य है तो वह दीर्घकाल तक लाभ अर्जित करेगी। यदि कोई फर्म सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है तो जनता की धारणा भी उसके पक्ष में विकसित हो जाती है। जनता उसकी और अच्छी भावना रखती है, उसके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए लालायित रहती है। लेकिन फर्म द्वारा सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना जरूरी होता है। सरकारी विनियमन से बचाव। देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क देने वाले कहते हैं कि व्यवसायी के दृष्टिकोण से सरकारी विनियमों का पालन करना अवांछित है, बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि सरकारी कानून, सरकारी नियम बहुत प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। अतः यह विश्वास किया जाता है कि व्यवसायी वर्ग स्वेच्छा से सामाजिक उत्तरदायित्वों को स्वीकार करके सरकारी विनियमन से बच सकते हैं। नए कानून बनाने की आवश्यकता में कमी करने में सहायता कर सकते हैं। यदि वे स्वेच्छा से सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना निभाएंगे तो नए कानूनों को बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। समाज का रखरखाव। वे व्यक्ति जो यह सोचते हैं कि उन्हें वह सब कुछ व्यवसाय से नहीं मिल रहा है जो निश्चय ही उन्हें मिलना चाहिए, वे दूसरी असामाजिक गतिविधियों का सहारा ले सकते हैं। यदि समाज की अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है बच्चों, तो वे समाज के लोग अवांछित गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और व्यवसाय से अपनी अपेक्षाएं पूर्ण करवाना चाहते हैं।
इससे व्यवसाय के हितों को ठेस लगती है। अतः यह अति आवश्यक है कि व्यावसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्वों की ओर जागरूक हो और उन्हें स्वीकार करे। व्यावसायिक संगठन अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे ताकि समाज किसी अवांछित गतिविधि को न अपनाए। अगला बिंदु है व्यवसाय में संसाधनों की उपलब्धता। व्यावसायिक संस्थाओं के बहुमूल्य वित्तीय व मानवीय संसाधन होते हैं जिनका उपयोग प्रभावशाली ढंग से समस्याओं के समाधान में किया जा सकता है। देखिए, व्यवसायों के पास बहुत ही अच्छे, योग्य, कुशल मानवीय संसाधन पाए जाते हैं, बहुत ही योग्य व्यक्ति पाए जाते हैं, साथ ही साथ वित्तीय संसाधन भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उनके उपयोग द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। समाज के पास यह एक अच्छा अवसर है कि वह खोज करे कि ये संसाधन किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा इसमें सहायक होती है। अगला बिंदु देखते हैं बच्चों, समस्याओं का लाभकारी अवसरों में रूपांतरण करना। यह तर्क भी है कि व्यवसाय अपने गौरवपूर्ण इतिहास से जोखिम भरी परिस्थितियों को लाभकारी सौदों में बदलने से केवल समस्याओं को ही नहीं सुलझाते बल्कि प्रभावपूर्ण ढंग से चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। कई व्यवसायी ऐसे हैं जो चुनौतियों को स्वीकार करके उन्हें अपने लाभकारी तत्वों के अंदर बदल लेते हैं, अपने हित में बदल लेते हैं। व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण। सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क देने वाले कहते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना अपनाकर व्यवसायी अपने व्यवसाय के लिए बेहतर वातावरण तैयार कर लेता है। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराती है। जो व्यावसायिक इकाई लोगों के जीवन की गुणवत्ता के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है, उसे अपना व्यवसाय चलाने के लिए परिणाम स्वरूप अच्छा समाज मिलेगा। यदि वह समाज के प्रति संवेदनशील है तो समाज में उसके व्यवसाय को आसानी से प्रगति मिल सकेगी। सामाजिक समस्याओं के लिए व्यवसाय उत्तरदायी। वर्तमान में व्यवसायों ने स्वयं कुछ सामाजिक उत्तरदायित्वों को या तो पैदा किया है या उन्हें स्थायी बनाया है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, असुरक्षित कार्यस्थल, सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार तथा विभेदात्मक रोजगार प्रवृत्ति ऐसे उदाहरण हैं। अतः व्यवसाय का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तत्वों का सामना करे, न कि उन्हें समाधान के लिए अन्य व्यक्तियों पर छोड़ दें। अतः यह व्यवसाय की जिम्मेदारी होती है कि वह इन नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तत्वों से सामना खुद करे, न कि लोगों पर इनका सामना करने की जिम्मेदारी डाले। अब इसके विपक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क है अधिकतम लाभ उद्देश्य पर अतिक्रमण। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, अतः ऐसी स्थिति में सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने की बात इस उद्देश्य के विपरीत ही है। अधिकतम लाभ कमाना जब उद्देश्य है तो सामाजिक हित अलग हो जाता है। वास्तव में सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी प्रभावी ढंग से तभी किया जा सकता है जब लाभ अधिकतम हो। जब लाभ अधिक होगा तभी व्यवसायी सामाजिक हित के बारे में सोच सकता है। सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाने के लिए वह सोच कर क्रियान्वयन करने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी उसे सबसे पहले अधिक लाभ अर्जित करना होगा, और अधिक लाभ अर्जित करने पर सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना थोड़ी पीछे हो जाती है। उपभोक्ताओं पर भार। यह भी विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि प्रदूषण नियंत्रण तथा वातावरण संरक्षण अत्यंत खर्चीले कार्य हैं जिन्हें अपनाने में अत्यधिक खर्चा करना पड़ता है। ऐसी दशा में व्यवसायी इस तरह के बोझ के मूल्यों में वृद्धि करके उपभोक्ताओं पर ही डालने का प्रयास करते हैं। सारा बोझ उपभोक्ता पर डाल दिया जाता है तो बच्चों इससे वस्तुएं और सेवाएं क्या हो जाती है, महंगी हो जाती हैं, और सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम पर उपभोक्ता से अधिक मूल्य वसूल करना सर्वथा ही अनुचित है। यह बिल्कुल गलत होता है कि यह पर्यावरण संरक्षण का कार्य या प्रदूषण नियंत्रण के जो उपाय अपनाए गए हैं या सामाजिक उत्तरदायित्व पर जो व्यय किया गया है उसको उपभोक्ता से वसूला जाए।
तीसरा विपक्ष में तर्क है सामाजिक दक्षता में कमी। वास्तविकता यह है कि व्यवसायियों को सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की न तो कोई समझ होती है और न ही उन्हें कोई प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि सामाजिक समस्याओं का निदान अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा कराया जाना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए व्यवसायी न तो सक्षम है न ही वह प्रशिक्षित है। अतः यह कार्य किसी विशेषज्ञ एजेंसी से करवाया जाए तो ही अच्छा होगा। अगला विपक्ष में तर्क है विशाल जन समर्थन का अभाव। सामान्यतया जनता सामाजिक कार्यक्रमों में उलझना पसंद नहीं करती। अतः कोई भी व्यावसायिक संस्था जनता के विश्वास के अभाव व सहयोग के बिना सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। ये सारे थे विपक्ष में तर्क, सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में तर्क। आगे देखते हैं बच्चों, उन शक्तियों का वर्णन कीजिए जो व्यावसायिक उद्यमों की सामाजिक जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रश्न में व्यावसायिक उद्यमों की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए उत्तरदायी शक्तियों के बारे में पूछा गया है। आओ देखें, व्यावसायिक उद्यमों की सामाजिक जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी तत्व। पहला बिंदु है सार्वजनिक नियमन की आशंका। प्रजातांत्रिक देश में सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समाज के सभी वर्गों की समान रूप से सुरक्षा करेगी। जब व्यावसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य नहीं करते हैं तो जनता की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक विनियमनों यानी कानूनों का निर्माण किया जाता है। कानूनों को लागू किए जाने की कार्यवाही की जाती है। इसी सार्वजनिक नियमन की आशंका के कारण व्यावसायिक उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाते हैं। यानी कोई नया कानून ना बने, इसके कारण से उसके परिणामों से बचने के लिए वो सामाजिक उत्तरदायित्व अपनाते हैं। दूसरा है इसका श्रम आंदोलनों का दबाव। आधुनिक समय में श्रमिक अधिक शिक्षित, संगठित तथा अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं। श्रमिक संगठन संपूर्ण विश्व में श्रमिकों के हित में अधिक कार्य कर रहे हैं। बढ़ती हुई श्रमिक संगठनों की ताकत ने भी उद्योगपतियों को श्रमिकों के हित में कार्य करने के लिए बाध्य किया है। श्रमिक संगठनों के कार्यों ने उद्योगपतियों को बाध्य कर दिया है कि वे श्रमिकों के हित में कार्य करें। उपभोक्ताओं की जागरूकता, शिक्षा के विकास, बाजार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, जनसंपर्क के साधनों ने आज उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक व सशक्त बना दिया है। इसलिए व्यवसायियों ने ग्राहकोन्मुखी नीतियां बनाने व उनका पालन करना शुरू कर दिया। इसलिए व्यवसायी ऐसी नीतियां बनाने लगे हैं जो ग्राहकों के हित में हो। साथ ही उनको ऐसी नीतियों का पालन करना भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि आज उपभोक्ता बाजार का राजा है। व्यवसायियों के लिए सामाजिक मानकों का विकास। आज कोई भी व्यवसायी अपने मनमाने ढंग से या मनमाने मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय नहीं कर सकता। कोई भी व्यवसायी अपने हिसाब से दाम तय नहीं कर सकता। नवीनतम सामाजिक मानकों के विकसित हो जाने से विधि संगत नियमों का पालन करते हुए व्यवसायी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कोई भी व्यवसाय समाज से अलग नहीं हो सकता। समाज ही व्यवसाय को स्थायी एवं उन्नतिशील बनाता है। यह केवल सामाजिक मानकों के आधार पर ही संभव है। समाज में ऐसे स्टैंडर्ड तय कर दिए गए हैं कि अब कोई भी व्यवसायी अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकता, मनमाना कार्य नहीं कर सकता। अगला बिंदु है व्यावसायिक शिक्षा का विकास। व्यावसायिक शिक्षा के विकास ने समाज को सामाजिक उद्देश्यों के प्रति अधिक जागरूक बना दिया है। आज शिक्षा के प्रसार ने समाज के विभिन्न वर्गों को अधिक समझदार बना दिया है। फलतः आज समाज के सभी वर्ग हितों को अच्छी तरह से पहचानने लगे हैं। व्यवसाय के प्रति सभी लोग सचेत हुए हैं और व्यावसायिक शिक्षा ने उन्हें जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बच्चों, अगला बिंदु है सामाजिक हित व व्यावसायिक हितों का संबंध। सामाजिक हित और व्यावसायिक हित एक दूसरे के
पूरक होते हैं। आज व्यावसायिक उपक्रमों ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि सामाजिक हित तथा व्यावसायिक हित एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं। यह धारणा कि व्यवसाय का विकास केवल समाज के शोषण से ही संभव है पुरानी हो चुकी है। इसका स्थान इस विचारधारा ने ले लिया है कि व्यवसाय दीर्घकाल तक तभी चल सकते हैं जब वे समाज की सेवा भली भांति करे, अर्थात वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को अधिक से अधिक निभाए। आज कोई भी व्यवसाय तभी लंबे समय तक टिक पाएगा बच्चों जब वह समाज की सेवा करेगा, सामाजिक हितों को ध्यान में रखेगा, समाज कल्याण के कार्य करता रहेगा। अगला देखते हैं बच्चों, पेशेवर एवं प्रबंधकीय वर्ग का विकास। विशिष्ट प्रबंधन संस्थाओं और विश्वविद्यालयों ने पेशेवर एवं प्रबंधकीय शिक्षा प्रदान कर एक विशिष्ट वर्ग को जन्म दिया है। इस विशिष्ट वर्ग अर्थात पेशेवर प्रबंधक का स्पष्ट मत है कि व्यवसाय के सफलतापूर्वक संचालन के लिए केवल लाभ अर्जित करने की अपेक्षा समाज के विविध हितों में अधिक रुचि लेनी चाहिए। केवल लाभ अर्जित करना अब इनकी क्या है, सोच नहीं है। अब वो समाज के विभिन्न हितों में भी रुचि लेने लगे हैं। ये जो नया प्रबंधक वर्ग आया है वह अब समाज के सभी हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता है। उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया व्यवसाय को लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने पर भी जोर देती है। कई अन्य कारण हैं जो कि अब उसे व्यवसाय को सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए मजबूर करने लगी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, व्यवसाय निश्चित रूप से एक सामाजिक संस्था है। कोटेशन है कि व्यवसाय निश्चित रूप से एक सामाजिक संस्था है, न कि केवल लाभ कमाने की क्रिया। केवल लाभ कमाने के लिए व्यवसाय नहीं चलाया जाता बल्कि वह एक प्रकार की सामाजिक क्रिया है। देखिए इसका उत्तर, व्यवसाय समाज का अभिन्न अंग है। समाज से अलग रहकर व्यवसाय के बारे में सोचा नहीं जा सकता। व्यवसाय के लिए धनोत्पादन के साधन समाज ही प्रदान करता है। समाज के लोगों द्वारा तथा समाज के लिए समाज में रहकर ही व्यवसाय किया जा सकता है। समाज के लोगों द्वारा समाज में रहकर ही और समाज के लिए ही किसी भी व्यवसाय को संचालित किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व ही समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं व इच्छाओं को पूरा करना है। इसीलिए समाज की आवश्यकता, आकांक्षा और इच्छाओं को पूरा करना सामाजिक उत्तरदायित्व माना गया है। जो व्यवसाय केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सकता, लंबे समय तक वह व्यवसाय नहीं टिक सकता। सेवा भावना एक व्यावसायिक सफलता की कुंजी मानी जाती है। सेवा भावना को महत्व देने वाला व्यवसाय ही स्थायी रह सकता है। जिस प्रकार जीवन के लिए भोजन अनिवार्य है परंतु भोजन ही जीवन का ध्येय या लक्ष्य नहीं है, ठीक इसी प्रकार व्यवसाय भी निश्चित रूप से एक सामाजिक संस्था है, न कि केवल लाभ कमाने की क्रिया। हेनरी फोर्ड ने ठीक ही कहा है कि केवल धन के पीछे भागते रहना ही व्यवसाय नहीं है। यह कहा था हेनरी फोर्ड ने। हेनरी फोर्ड द्वारा यह कथन कहा गया है। व्यवसाय तो निश्चित रूप से एक सामाजिक संस्था है। व्यवसाय के कुछ उद्देश्य जो उसे सामाजिक हित के लिए निभाने चाहिए वे निम्नलिखित हैं। पहला है उपभोक्ताओं की पूर्ति। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन व वितरण करना, उत्पादन एवं वितरण करना व्यवसाय का मुख्य कार्य होता है। अतः प्रत्येक व्यवसायी का समाज के हित में यह दायित्व है कि वह सही समय पर, सही स्थान पर, सही मात्रा में तथा सही कीमत पर वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध कराए। सही कीमत, सही मात्रा, सही मूल्य और सही स्थान पर वस्तुएं उपलब्ध कराना। दूसरा बिंदु है श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार। श्रमिक एवं कर्मचारी किसी भी व्यवसाय की अमूल्य निधि है। देखिए व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी होते हैं श्रमिक एवं कर्मचारी। इनकी संतुष्टि पर ही व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है।
अतः व्यवसायियों को अपने श्रमिकों व कर्मचारियों के साथ न केवल न्यायोचित कार्य करना चाहिए वरन अधिकतम हित में उनके अधिकतम हित में कार्य भी करना चाहिए। विनियोजकों को उचित प्रतिफल। आज कोई भी व्यवसाय बिना पूंजी के नहीं चल सकता। पर्याप्त पूंजी के अभाव में व्यवसाय का अस्तित्व स्थिर नहीं रह सकता। स्वयं व्यवसायी भी पर्याप्त मात्रा में अपने व्यवसाय के विकास व विस्तार के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था नहीं कर पाता। व्यवसायी अपनी इस कमी को विनियोजकों के माध्यम से दूर कर सकता है। विनियोजक भी व्यवसाय में पूंजी तभी लगाएंगे जबकि उन्हें उनकी आशा के अनुरूप लाभ मिले। कोई भी व्यक्ति व्यवसाय में पैसा तभी लगाता है जब उसे प्रॉफिट होता है। व्यवसायी को इन विनियोजकों को अधिक से अधिक प्रतिफल प्रदान करके अपने दायित्व को निभाना चाहिए। एक व्यवसायी इन विनियोजकों इन्वेस्टर्स को अधिक से अधिक लाभ दिलवाकर अपने दायित्व का निर्वहन कर सकता है। समुदाय के हितों की पूर्ति। व्यवसाय जब समाज में रहकर किया जाता है तो स्थानीय समुदाय को व्यवसाय द्वारा प्रदत्त अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। समाज को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। समुदाय अनेक तकलीफें, प्रदूषण, भीड़भाड़, गंदगी, शोर इत्यादि झेलता है। अतः व्यवसायी को चाहिए कि वह स्थायी समुदाय के हितों को ध्यान में रखे, इसके प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाए। तो समाज के प्रति भी उसका कुछ दायित्व है। जब समाज को व्यवसाय से परेशानी होती है तो व्यवसायी की जिम्मेदारी होती है कि वह समाज के हित के लिए कार्य करे। बच्चों, सारांश में हम कह सकते हैं कि व्यवसाय निश्चित रूप से एक सामाजिक संस्था है, न कि केवल लाभ कमाने वाली क्रिया है। कोई केवल लाभ के लिए किया जाने वाला काम नहीं है व्यवसाय, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के हितों के लिए कार्य करने वाली एक सामाजिक संस्था भी है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाने की क्यों आवश्यकता है? क्या कारण है कि व्यावसायिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण के उपाय अपनाने चाहिए? आइए देखें। व्यावसायिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाने की आवश्यकता। मानव जाति तथा अन्य जीवधारियों के लिए वायु, जल व हवा अत्यंत आवश्यक तत्व है। इनके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। इन जीवनदायी तत्वों को कितनी क्षति पहुंचती है, यह इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि यहां प्रदूषण कितना और किस प्रकार का है। प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को कितनी मात्रा में नष्ट कर दिया गया है तथा अत्यधिक प्रदूषण से वायु मनुष्य के लिए सांस लेने में हानिकारक हो सकती है, पानी पीने योग्य नहीं रहता, भूमि उपजाऊ नहीं होकर विषैले पदार्थ उगलने वाली बन जाती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि प्रदूषण रोकने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि मानव जीवन ही नहीं संपूर्ण विश्व सुखी व संपन्न भी रह सके। संक्षेप में प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता निम्न कारणों से है। पहला कारण है स्वास्थ्य संबंधी आशंकाओं को कम करना। देखिए, प्रदूषण से स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उसके प्रति हम काफी आशंकित रहते हैं। इन आशंकाओं को कम करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण रोकने पर हमें बल देना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण उपाय वातावरण प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली हानिकारक बीमारियों की भयंकरता को कम कर मानव जीवन को सुखी बनाने में सहयोग करते हैं। दूसरा बिंदु है क्षतिपूर्ति दायित्वों के जोखिम को कम करना। प्रदूषण से होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति में व्यय करने की अपेक्षा प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाना जिससे दायित्वों की जोखिम कम हो सके। पर्यावरण प्रदूषण से जो क्षति होती है उसकी क्षतिपूर्ति करने में व्यवसायी को पैसा खर्च करना पड़ता है। यदि वह उस पैसे को, उस धन को प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर व्यय करे तो उसे इस क्षतिपूर्ति के दायित्व से उसका बचाव हो जाता है। अगला है लागत में बचत। उत्पादन इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों से अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा पर नियंत्रण कर उत्पादन लागतों को कम किया जा सकता है। उत्पादन लागतों को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है ऐसे कार्यक्रमों द्वारा। अगला बिंदु है सार्वजनिक छवि में सुधार हेतु व्यावसायिक संस्था वातावरण को स्वच्छ करने का दायित्व उठाती है तो उसकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा, सार्वजनिक साख में भी वृद्धि होती है। जनता के बीच उसकी एक अच्छी छवि प्रकट होती है। अगला बिंदु है अन्य सामाजिक हित या लाभ।
प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता इस रूप में भी अधिक है कि इससे बहुत से लाभ हित प्राप्त होते हैं, जैसे उच्च कोटि का जीवन स्तर, प्राकृतिक उत्पादों की शुद्ध रूप में उपलब्धता संभव होना। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कर लेने पर हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, जीवन स्तर उच्च कोटि का होगा, साथ ही हमारे को प्राकृतिक उत्पाद शुद्ध रूप में प्राप्त हो सकेंगे। तो ये पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता पर बल देने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, वातावरण को प्रदूषित होने के खतरों से बचाने के लिए एक उद्यम क्या क्या उपाय कर सकता है? उत्तर है, पर्यावरण को नष्ट होने से बचाने का उत्तरदायित्व सभी पक्षों का है, चाहे वह सरकार हो, व्यवसायिक उद्यम हो, उपभोक्ता हो, कर्मचारी हो या समाज के अन्य सदस्य। सभी को इसे प्रदूषित होने से बचाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। खतरनाक प्रदूषित उत्पादों पर रोक लगाने के लिए सरकार कानून बनाए। खतरनाक प्रदूषित उत्पादों को रोकने का कार्य सरकार कानून बनाकर कर सकती है। उपभोक्ता, कर्मचारी व समाज के सदस्य ऐसे उत्पादों के उपभोग को बंद कर सकते हैं। उपभोक्ता, कर्मचारी ऐसे उत्पादों को काम में लेना बंद कर सकते हैं। व्यावसायिक इकाइयों का यह सामाजिक उत्तरदायित्व है कि वे केवल प्रदूषण जनित बातों पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि पर्यावरण संसाधनों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले। व्यावसायिक इकाइयां ऐसे उत्पादों का उत्पादन बंद कर सकती है, साथ ही साथ अपने यहाँ पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय भी अपना सकती है। व्यावसायिक इकाइयां धन की सृजनकर्ता, रोजगार प्रदान करने वाली तथा भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को संभालने वाली संस्थाएं हैं। वे यह भी समझती है कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। वे उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करके, संयंत्रों के रूप में बदलाव करके, घटिया किस्म के कच्चे माल के स्थान पर अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल प्रयोग करके प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान कर सकती है। उन्नत तकनीक, अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके कोई व्यावसायिक इकाई अपने यहाँ उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम कर सकती है। प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जाने वाले उपाय, क्या क्या उपाय उठाए जा सकते हैं? उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध होकर कार्य करना। दूसरा है, प्रदूषण नियंत्रण के संबंधित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना। प्रदूषण से संबंधित नियमों का पूर्णतया पालन करना। यह विश्वास दिलाया जाना कि उद्यम की प्रत्येक इकाई पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध है। समय समय पर प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का लागत एवं प्रतिफल का मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि पर्यावरण सुरक्षा के लिए पर्याप्त कार्यवाही की जा सके। अच्छे किस्म के कच्चे माल एवं उन्नत तकनीक अपनाना, वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कर अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन करना, ताकि पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण हो सके। जोखिम भरे द्रव पदार्थों की उचित व्यवस्था हेतु सरकारी कार्यक्रमों में सहयोग करना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु आपूर्तिकर्ताओं, डीलर्स व क्रेताओं के तकनीकी ज्ञान व अनुभव का लाभ प्राप्त करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। ये वे कार्य हैं जो कि समय समय पर एक व्यवसाय को करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, व्यावसायिक नैतिकता के विभिन्न तत्वों की व्याख्या कीजिए। आइए देखें। व्यावसायिक नैतिकता के तत्व: उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता, परिणामों की प्राप्ति के लिए नैतिक व्यवहार अपनाने हेतु प्रतिबद्ध होना, संगठन के मूल्यों के विकास तथा अनुरक्षण के लिए सदैव अपना नेतृत्व अवरुद्ध गति से प्रदान करते रहना चाहिए। दूसरा, सामान्य कोड का प्रकाशन। सामान्य कोड या सिद्धांत, इसे हम बोलते हैं सिद्धांत, उद्यमों द्वारा नैतिक सिद्धांतों को लिखित प्रलेखों के रूप में परिभाषित करना कोड कहलाता है। ऐसे सिद्धांत जो नैतिकता की बात करते हैं, उन सिद्धांतों को लिखित रूप में प्रदर्शित करना कोड कहलाता है। ईमानदारी, कानून पालन, कार्यस्थल पर सुरक्षा, हितों का टकराव, उचित विक्रय प्रणाली आदि ऐसे नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक सिद्धांत होते हैं। अगला बिंदु है अनुपालन तंत्र की स्थापना। ऐसे तंत्र की स्थापना जो नैतिक मूल्यों के क्रियान्वयन को देखे,
वह इसके अंतर्गत आता है। इस हेतु वास्तविक निर्णयों व कार्यों का निरूपण फर्म के नैतिक स्तरों के अनुसार किया जाना चाहिए। भर्ती के समय नैतिक मूल्य पर ध्यान देना, भर्ती और भाड़े पर कर्मचारियों को रखते हुए समय नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखना, प्रशिक्षण के समय नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना, अनैतिक कार्यों के विषय में कार्मिकों को सूचित करना, कौन से कार्य अनैतिक है इसकी जानकारी समय समय पर कर्मचारियों को देना, यह इसके अंतर्गत आता है। अगला है नैतिक नीतियों के निर्माण में कर्मचारियों को सम्मिलित करना। व्यावसायिक नैतिकता के अंतर्गत फर्म की नैतिक नीतियों के निर्धारण में हर स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित कर व्यवसाय में नैतिकता को वास्तविक अर्थ प्रदान किया जा सकता है। यह व्यवसायी की जिम्मेदारी बन जाता है, उसकी नैतिकता को प्रदर्शित करता है। अगला है परिणामों का मापन। नैतिक कार्यों का मापन कठिन कार्य होता है, परंतु फर्मों द्वारा मानक स्थापित कर उनका मापन किया जाता है। भविष्य की योजनाओं में इन परिणामों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की रूपरेखा की व्याख्या करें। CSR की क्या रूपरेखा कंपनी अधिनियम 2013 में है, वो इस प्रश्न में पूछा गया है। आइए देखें, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की रूपरेखा। भारत में CSR को पहली बार कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। इससे पूर्व यह स्वैच्छिक होता था, कोई कानूनी दर्जा नहीं था, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में इसे कानूनी दर्जा भारत में प्रदान कर दिया गया। कानून 23 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति से सहमति के पश्चात वित्तीय वर्ष 2014-15 से लागू किया गया। यह 2014-15 वित्तीय वर्ष में लागू हुआ। इससे पूर्व तक यह कंपनियों की स्वेच्छा पर निर्भर था। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना कंपनियों की इच्छा पर निर्भर हुआ करता था। कंपनी अधिनियम 2013 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व धारा 135 के प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका वार्षिक टर्नओवर 1000 करोड़ रुपया या अधिक हो, कंपनी की संपत्ति का शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपए या अधिक हो, अथवा शुद्ध मूल्य 5 करोड़, शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या अधिक हो। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं में से बच्चों जो भी कंपनी किसी एक बिंदु को पूरा करती है वह CSR के अधिनियम के अंतर्गत आ जाती है। कंपनियां एक 3 या अधिक सदस्यों की CSR समिति गठित करेगी जिनमें एक स्वतंत्र निदेशक होगा। निजी कंपनी के लिए यह स्वतंत्र निदेशक, जो ये स्वतंत्र निदेशक है, इसकी कोई आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती। CSR समिति में स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता नहीं होती। 2 सदस्यीय निजी कंपनी के लिए CSR समिति में 2 सदस्य हो सकते हैं। तीसरा बिंदु है, कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय करना होगा। 3 वर्षों के औसत लाभ का 2% उन्हें व्यय करना होगा। CSR के अंतर्गत कंपनियों को अधिनियम की अनुसूची 7 में बताए गए क्रियाकलापों में से कार्य का चयन करना होगा। और ये कार्य क्या है अनुसूची 7 के? भुखमरी, गरीबी, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर खर्च करना। 5वां बिंदु है, केवल भारत में की जाने वाली क्रियाएं या क्रियाकलाप ही शामिल होंगे। इसमें भारत में किए जाने वाले क्रियाकलाप ही शामिल किए जाते हैं। 6वां बिंदु है, ऐसी क्रियाएं जो केवल कर्मचारियों व उनके परिवारों के लिए की गई हों CSR के अंतर्गत नहीं मानी जाती। ऐसी कोई भी क्रिया जो सिर्फ कर्मचारी और उसके परिवार के लिए की जाती है उसमें उसको CSR के अंतर्गत नहीं लिया जाता। बच्चों, हमने आज अध्याय 6 के प्रश्नोत्तर देखे हैं, आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।